अच्छा, अब मुझे बताओ, आप लोगों का वेक्टर स्टार्ट हुआ था क्या? कुछ भी शुरू किया था आप लोगों की क्लास में वेक्टर्स? नहीं सर। ठीक है, तो ये पहला क्लास है ना? ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ मेरे को। एग्जांपल बताओ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। मास। मास। मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है ना? ये सब कुछ है। एंड फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्पीड वेलोसिटी है नहीं ये सब कुछ? एक्सेलरेशन है, और डेंसिटी है। तो काफी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का इस तरीके मैंने काफी एग्जांपल्स लिख दिए हैं। आप ये समझो, इनमें से ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर है, और ये राइट हैंड पे जो लिखे हुए हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स का। ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, अच्छा, आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो सुनो, कहानी सुनो। हम लोग आज ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन ही करेंगे वेक्टर्स और स्केलर्स पे। तो यहाँ पे दो टाइप के मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को ग्रुप करके दो तरीके से ग्रुप कर दिया है। राइट हैंड साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हुए हैं वो वेक्टर्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो स्केलर्स है। राइट। तो अब हम इसको कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं दो में? तो उन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, ओनली मैग्नीट्यूड बताना सफिशिएंट हो जाता है, उसको आप स्केलर कहेंगे। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ना, फिजिकल क्वांटिटीज में आता है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ उसका डायरेक्शन भी चाहिए होगा। हम ये सब का मतलब भी समझेंगे। देखो, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का आप क्या समझोगे? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने इतने एग्जांपल्स लिख दिए हुए हैं। उन फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको उसको बताने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जोड़ना पड़ता है, एक नंबर होता है, उसके साथ आप एक यूनिट्स भी लिखते हो। ये यूनिट्स आपका ऐसा यूनिट हो सकता है जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज करते हैं। ये आपका सीजीएस सिस्टम भी हो सकता है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज करते हैं। ये आपका ब्रिटिश सिस्टम भी हो सकता है, फुट, पाउंड और सेकंड यूज करते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है यूनिट सिस्टम, और उसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो पाती है। तो ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर मास की बात कर रहे हैं, मास हम लोग मानो कि 5 किलो कहते हैं, तो ये किलो जो है वो यूनिट है, और ये 5 जो है वो नंबर है। ठीक है, और मास क्या है आपका? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को आप एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक यूनिट को, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता देता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, अब लेकिन अगर आप ये स्केलर
मास एक, अभी हमने बताया कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको अगर ये कह देते हो कि हाँ 5 किलो का कोई एक बॉडी है जिसका 5 किलो का मास है, तो सफिशियंट होगा। आपको ये नहीं बताना होगा कि किस डायरेक्शन पे मास है, ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं वहीं पे ही वेट की बात करूं, वेट की बात करूं, तब आप क्या कहोगे? वेट क्या हो जाता है? मास टाइम्स ऑफ जी। जी की डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं नहीं, मास टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप ये कहोगे कि आप इसका जो मास है 5 किलोग्राम, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये 50 न्यूटन है। तो ये जो वेट है, ये वेट क्या है? ये फोर्स का वैल्यू हो जाता है। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा, ओके वेट तो 50 न्यूटन का इस पे लग रहा है बॉडी पे, बट इसका डायरेक्शन क्या है? आपको ऑलवेज वेट का फोर्स किसी भी बॉडी पे, अगर ये 5 किलो का ब्लॉक है, तो उस पे जो वेट का फोर्स है वो आपको 50 न्यूटन का डाउनवर्ड लगेगा। तो आपको इसमें डायरेक्शन भी बताना होगा। तो इसलिए ये वेट क्योंकि एक फोर्स है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझो इस बात को। थोड़ा सा और एग्जांपल लेके हम लोग इस चीज पे चर्चा करते हैं। मान लो कि अम, मानो कि एक ब्लॉक है, वेट वेट छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ, इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और राइट हैंड साइड पे मैं इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो बताओ ये ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। सिंपल, आप बता सकते हो, खुद के अनुभव से बता सकते हो कि इस पे नेट फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है। बट आपने ऐसा क्यों बता दिया? अगर अगर मानो कि मैंने ऐसा कहा हुआ है कि सेम चीज है, मैंने एक 5 किलो का ब्लॉक लिया हुआ है और उसके बगल में मैंने 2 किलो का ब्लॉक लग दिया है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका, इन दोनों का मिला जुला के कितना आपको मास मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? मास नेट क्या कहोगे यहाँ पे? 7 kg। 7। हाँ, कैसे? 5 + 2 किलो कर दिया और आपने 7 किलो कर दी, कह दिया, ठीक है। बट यहाँ पे आपने क्या करा? यहाँ पे आपने 15 - 20 और 20 - 15 कुछ तो करा होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू बताना तो 20 - 15 आपने करा होगा। जो कुछ भी है, दोनों में से कुछ एक भी करा होगा। तो बेसिकली आपने दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया है, बट यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया है। तो ऐसा क्यों करा आपने? मास के रेस्पेक्ट में आपने दोनों को ऐड कर दिया, बट फोर्स जब निकालना था आपको नेट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि एक फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जब आप दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने जाओगे, तो आप सिंपली उनको मैथमेटिकली ऐड कर सकते हो। बट एक वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप ऐड करने जाओगे, तो आप सिंपल एडिशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन सब में उनके मैग्नीट्यूड के साथ उनका डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम लोग समझेंगे इसको कैसे करा हुआ है, बट आपको जस्ट मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कैसे करा है। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक लिया हुआ था, जिसपे इधर मैंने 15 न्यूटन का लगाया था, इधर आपने 20 न्यूटन का लगाया था। तो आपने एफ नेट कह दिया कि इस पे 5 न्यूटन का लग रहा है। अगर मैं आप पूछूं 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो क्या बताओगे तुम? लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो लेफ्ट डायरेक्शन पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो उसको जो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड के डायरेक्शन पे जो 15 न्यूटन का फोर्स है, उसको डोमिनेट कर जाएगा, और नेट फोर्स आपको लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन पे मिलेगा इस ब्लॉक पे। तो ये आपका रीजन हो जाता है। और ऊपर से तो यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट था एफ नेट के लिए, बट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसीलिए जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हो। तो आप हमेशा इस केस में याद रखना, आप कैसे सॉल्व करोगे। हम लोग वेक्टर जब भी बात करते हैं, तो हम लोग एक डायरेक्शन को, कोई भी एक डायरेक्शन को, लेट्स से ये राइटवर्ड डायरेक्शन है, तो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। और अगर मैंने कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ये पहले वाले का ये दूसरा वाला ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो पहला वाला मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका
15 न्यूटन का पॉजिटिव के डायरेक्शन पे है, तो आप यहाँ पे 15 न्यूटन को लिखोगे, फिर आप उस पे ऐड करोगे कितना, 20 न्यूटन वाला जो दूसरा फोर्स है उसको ऐड -20 करोगे। हाँ, उसको ऐड करोगे, लेकिन आपका जो डायरेक्शन कन्वेंशन आपने लिया हुआ है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव था, तो ये -20 नेगेटिव के डायरेक्शन पे, तो आप इसको -20 न्यूटन लोगे, तो आपको नेट वैल्यू जो आएगा 15 -20 आएगा, वो कि -5 न्यूटन हो जाएगा। और आपको -5 न्यूटन मतलब माइनस डायरेक्शन आपको कौन सा, लेफ्ट की डायरेक्शन पे दिखा रहा था, तो इसीलिए ये 5 न्यूटन का फोर्स आप कहोगे कि ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे है। तो ये ओरिजिनल रिजल्ट जो था यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे आ गया है। ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने करा है, ये वेक्टर एडिशन करा हुआ है, जो हम लोग आगे आगे सीखेंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ है, ये पूरा तरीका सीखने में। अभी तो यहाँ पे दोनों सेम लाइन में थे तो आपने ऐसा कर दिया, बट अगर मानो कि वही ब्लॉक पे मैं 15 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूँ और 20 न्यूटन मैं कुछ एक एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एक एंगल पे लगा रहा हूँ, तब आपका एफ नेट कितना निकालोगे, ये पता करना इस चैप्टर पे हम लोग करेंगे। ठीक है, और भी हम क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कर लिया, तो हम दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे जाएंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, हम लोग स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। तो उसको स्केलर डॉट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है और क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये वेक्टर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, अब शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर्स को क्योंकि उनके पास एक डायरेक्शन है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट हम एक वेक्टर्स को एक एरो के साथ करेंगे। ये एरो का हेड हो जाएगा, ये एरो का टेल हो जाएगा, और जितना लेंथ ऑफ ये एरो है, लेंथ ऑफ एरो है, वो आपको बताएगा कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये आपको बताएगा जितना लेंथ है। और हम लोग नोटेशन क्या यूज करेंगे, नोटेशन क्या यूज करेंगे वेक्टर को बताने का, तो दो तरीका है नोटेशन बताने का। एक है कि आप कोई भी लेटर ले लो, जितने भी अल्फाबेट से कोई भी लेटर ले लो और उसका कैपिटल लेटर लेकर उसके ऊपर एरो अगर लगाते हो, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हम लोग सेम चीज ए को रखो दो के बदले, तो हम लोग इसको कहेंगे मॉड ऑफ ए। ठीक है, या तो फिर हम लोग इसको सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसको स्मॉल, जो लेटर मेरा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पे यूज हुआ है उसका स्मॉल लेटर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भी हम लोग उसके स्मॉल लेटर यूज करते हैं, वो भी उसका मैग्नीट्यूड ही बताता है। दूसरा तरीका हो जाता है, कहीं कहीं पे किसी किसी किताबों पे ऐसा भी यूज होता है, मानो कि विदाउट एन एरो अगर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तब भी विदाउट एन एरो अगर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है तो भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर बोल्ड एंड इटैलिक में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। ऑलराइट, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है बोल्ड एंड इटैलिक में। ये कुछ कुछ तरीके हैं, कोई कोई किताब कुछ एक कन्वेंशन फॉलो करता है, कोई दूसरा फॉलो करता है, इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑलराइट, तो उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स के तरीके देख, डिफरेंट टाइप्स देख लो, ताकि जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सको कि ये कौन से वेक्टर्स है। तो पहले हम लोग देखेंगे पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। तो इन दोनों को देखो क्या है। Polar vectors are those vectors which are directed along the line of motion, and axial vectors are those vectors which are directed along the axis of motion। तो इसका मतलब समझेंगे अभी। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मानो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक मानो कि एक इस डायरेक्शन पे ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, चाहे वो इधर मूव कर रहा है, मानो फॉर एग्जांपल ये इधर मूव कर रहा है, तो अगर ये इधर मूव, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो भी यही होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ क्या होगा? वो भी राइटवर्ड होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है? वो या तो राइट होगा, या अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का भी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन पे होगा। तो बेसिकली ये सारे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, दीज वेक्टर क्वांटिटीज आर पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स का डायरेक्शन जो है वो ये लाइन के अबाउट, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, व्हाट इज द लाइन ऑफ मोशन? द बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, तो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। सो मैं कोई भी वेक्टर ले लूं, या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो वो फोर्सेस के डायरेक्शन आपको अलोंग दिस लाइन ऑफ मोशन ही मिलेंगे। तो इसीलिए इनको पोलर वेक्टर्स कहा जाता है। एक्सियल वेक्टर्स देखो किस तरीके से डिफरेंट है। एक्सियल वेक्टर से कुछ एग्जांपल पहले देखो, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कुलर मोशन में ये सारा चीजें पढ़ोगे। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर टॉर्क हो जाएगा जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये सारे भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये सारे भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट ये सारे कैसे? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये सारे एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज है। नाउ अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, मानो कि ये एक डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क का एक्सिस कुछ ऐसा है जो इसके अंदर से जा रहा है। ठीक है, मानो कि थोड़ा सा और बेटर डायग्राम बना देते हैं। मानो कि ये फ्लोर है, कुछ ऐसा डिस्क है, एंड इसका एक्सिस कुछ ऐसा है, इसके सेंटर से एकदम पास कर रहा है, और ये आपका डिस्क है। तो अब इस डिस्क पे अगर ये बोलूं कि मैं ये एंगुलर इस तरीके से ओमेगा के साथ घूम रहा है, और ये फॉरवर्ड वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन तो ये हो जाएगी। बट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जब घूम रहा होगा, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा होगा, तो आप क्या करोगे इस केसेस में? यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, घबराना मत, ये जब सर्कुलर मोशन होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोशन के लिए लीनियर वेलोसिटी टर्न्स आउट टू बी आर क्रॉस वी। ये दो वेक्टर, ये आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, जो आपको, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, जो आपको लीनियर वेलोसिटी देता है। ये सब हम लोग देखेंगे। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम आपको रेडियस वेक्टर और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, पी माने लीनियर मोमेंटम हो जाता है, विच इज एम वी बार। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे। सिमिलरली टॉर्क क्या है? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, फोर्स वेक्टर के साथ रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो जब भी ये सारे वेक्टर्स आप देखोगे तो ये अलोंग दिस एक्सिस, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना इनका, इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उनके अबाउट लाई कर रहा होगा। इसीलिए इन सारे वेक्टर्स, जो ओमेगा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, टाउ का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एल का डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो इस एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा होगा। दो मेरा बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, बट ये सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन अलोंग दिस एक्सिस होगा। ये हम लोग देखेंगे जब सर्कुलर मोशन होगा, तो हम लोग ये लोग डिस्क्रीटली देखेंगे कि ये कैसे एक्सिस के अबाउट आता है। बट ये याद रखो, अब ये वेक्टर्स एक्सिस के अबाउट है, तो इसीलिए इनको एक्सिस वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है। एंड जो लेफ्ट साइड पे है ये पोलर वेक्टर्स है, क्योंकि ये लोग लाइन ऑफ मोशन के अबाउट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ is your let's say collinear and coplanar vectors. Collinear vectors and coplanar vectors. तो क्या समझते हो कोलिनियर और कोप्लेनार से? कोलिनियर मतलब वेक्टर्स लाइंग इन सेम लाइन, एंड कोप्लेनार मतलब वेक्टर शुड लाई इन plane, same plane.
सेम प्लेन। ठीक है, सिंपल है। तो इसमें देखो समझो, अब एक चीज मैं स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ, उस चीज को आप दिमाग में गांठ बांध लो। वेक्टर से रिलेटेड वाला स्टेटमेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। मैं मानो कि एक वेक्टर आपको कैसा भी दिया हुआ है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए बार मैंने लिखा हुआ है। इस वेक्टर को मैं उठा के स्पेस में कहीं भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी रख दूं, यहाँ पे भी रख दूं, यहाँ पे भी रख दूं, कहीं पे भी रख सकता हूँ, जब तक मैं इसकी लेंथ और इसका जो डायरेक्शन जहाँ हेड पॉइंट आउट कर रहा है वो डायरेक्शन और ना ही इसका लेंथ चेंज करूं। बट मैं इसको कहीं पे भी उठा के रख दूं, लेकिन इसका लेंथ और इसका जो हेड जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो नहीं चेंज करता हूँ, तो मेरा वेक्टर यहाँ पे जो वेक्टर है वो पहले वाले वेक्टर के बराबर रहेगा, यहाँ पे जो वेक्टर है वो पहले वाले वेक्टर, हर जगह पर पहले वाले वेक्टर के बराबर ही रहेगा। बट आपको उस एरो का लेंथ, मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जहां पे वो एरो का हेड पॉइंट आउट कर रहा है वो वाला डायरेक्शन आप चेंज ना करो। आप वेक्टर को उठा के स्पेस पे कहीं पे भी रख दो, वो वेक्टर सेम ही रहेगा। मुद्दा ये है कि आप एक 3D स्पेस पे आप एक वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, बट आपको उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उस एरो का लेंथ और वो उसका डायरेक्शन यानी कि उसका एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो कोप्लेनर और कोलिनियर वेक्टर्स में मानो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, आपके पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, तो आप ये दो वेक्टर्स को कैसे कहोगे? आपका ये एक लाइन है, इसको तो अभी हटाओ, कोई जरूरत नहीं है। सो ये अभी दो वेक्टर है आपके पास, ए और बी वेक्टर। आप इन दोनों को कोलिनियर कैसे कह सकते हो? मैंने अभी आपको कहा कि मानो कि ये बी वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ना ही मैंने इसका लेंथ चेंज किया है, ना ही मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, अभी भी वो उसी डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने ना ही इसका लेंथ चेंज करा, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज करा है। तो अब मैं इसको उठा के जब यहाँ पे रख दिया है, तो मेरा देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर ये बोलो कि आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस है, आपके तीन वेक्टर्स ए बी और सी वेक्टर है, अगर तीनों मानो कि वाई जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। सिंपल है, ज्यादा कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक्चुअली क्वेश्चंस कैसा आता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और टाइप देखते हैं, जैसे कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर ना, ये वेक्टर्स को समझने से आपको और एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्या कि एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स कैसे मेजर करेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप कैसे मेजर करोगे? तो मानो कि ये दो लाइंस है, ठीक है, तो इनके बीच में दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको मिलते हैं या नहीं है? यहाँ पे आपको एक एंगल अल्फा मिलेगा तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। सो अगर आपको दो लाइन मिलते हैं तो दो डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं, अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ये दो वेक्टर्स ले लेते हो तब जाके आप कौन सा एंगल लोगे, अल्फा या बीटा? ये क्वेश्चन है, बताओ क्या लगता है आपको, क्या लोगे? बीटा। बीटा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बीटा छोटा है। सर टेल टू टेल जुड़ा हुआ। हाँ, ये सही आर्ग्यूमेंट है, छोटा बड़ा नहीं बोलो, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। जो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट दिया है वो सही आर्ग्यूमेंट है। क्या करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन हेड टू हेड और टेल टू टेल ऑफ द वेक्टर्स। सर पर इसमें टेल से टेल जुड़ा हुआ कहाँ है? अरे बताने तो दे भाई, घोड़ा मत बन, बताने दे, देगा भी। ये वेक्टर जो अल्फा और बीटा, हम दोनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे अभी यहाँ पे, टेल टू टेल और हेड टू हेड के लिए।
ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, ठीक है। ये ए वेक्टर मानो, ये बी वेक्टर मानो ना। अब मैं इस वेक्टर का, मैं इन वेक्टर्स को, मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैं उठा के स्पेस में कहीं पे भी इन वेक्टर्स को रख सकता हूँ, है ना। तो ये जो एंगल है ये मानो कि अब अल्फा है, पहला वाला डायग्राम भूल जाओ अब, और ये एंगल बीटा है। तो अब इस डायरेक्शन पे मैं इतना ही वेक्टर को अगर लूं तो, और ये ए वाले को इतना ही वेक्टर लूं तो ये दोनों के टेल के बीच में है अल्फा एंगल। बट जो बीटा एंगल को इन्वेस्टिगेट करो तो वो बी का टेल और ए का हेड के बीच में आएगा, है ना। ये ए का हेड और बी के टेल के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए इसको रिमूव कर दिया हम लोग, इसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बट जो अल्फा एंगल है वो ए का, बी का टेल और ए का टेल के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली जो ये ऑपोजिट एंगल है इसको देखेंगे, ये ए का हेड और बी का हेड इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी एंगल एक्सेप्टेबल, ये भी एंगल एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये भी एंगल एक्सेप्टेबल है। और ये वाला एंगल जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये देखो, ये बी का जो टेल है, ये बी का हेड और ए के टेल के बीच में लाई कर रहा है, तो इसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपका रिजेक्ट हो गया और ये वाला एंगल दोनों सेलेक्ट हो गया। क्यों? ये वाला एंगल आपका बी का टेल और ए के टेल के बीच में है, और ये वाला एंगल आपका ए का हेड और बी का हेड के बीच में है, तो इसीलिए ये भी सिलेक्टेड है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस चीज को हम लोग एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में वापस से यूज करेंगे, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल पे। अब मानो कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो अब इनके बीच में एंगल बताओ कितना है? 0 डिग्री। बट यहाँ पे तो दोनों लाइन पे नहीं है, तो कैसे बता रहे हो जीरो? जीरो तो है। हाँ, अब देखो इसको कैसे ट्रीट करोगे। अभी मैंने ये बताया कि आप वेक्टर को स्पेस में कहीं से भी कहीं उठा के रख सकते हो, ठीक है। तो मानो कि ये वेक्टर को मैंने बी वेक्टर को उठा के यहीं पे रख दिया, जैसे कि पहले कोलिनियर वाले में करा था। तो अब क्या बता सकते हो दोनों के बीच में एंगल जीरो? अगर ये वाला एंगल आप लोगे तो आपको क्या, ये ए का हेड और बी का टेल के बीच में आ रहा है और ये पाई एंगल आ जाएगा आपको। तो ये एंगल आपको नहीं लेना है ना। हाँ, ये एंगल आपको नहीं लेना है ना, क्योंकि ये ए का हेड और बी के टेल के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए आप ये एंगल नहीं लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो ए का ओरिजिन पॉइंट, जो ए का ओरिजिन पॉइंट है और बी का ओरिजिन पॉइंट है, दोनों को बराबर रखेंगे। तो ये आपका ए का ओरिजिन पॉइंट से हो गया और सिमिलरली ये बी का सेम ओरिजिन पॉइंट से हो गया। तो जब मैं ये रख रहा हूँ तो दोनों के बीच में अब जाके एंगल मेरे को 0 डिग्रीज मिल रहा है, तो इसीलिए ए एंड बी आर पैरेलल। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? वेक्टर्स का ऑपरेशन ऐसे होता है, ठीक है। अब मानो एंटी पैरेलल मुझे बताना है, तो ये मानो ए वेक्टर है और ये मानो कि बी वेक्टर है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्रीज हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देखो। अब भी अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रख दूं, ए को इधर और बी को इधर लाके रख दूं, तो देखो दोनों के हेड के बीच में अब एंगल है, ठीक है। पाई दोनों के हेड के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए मतलब 180, ये 180 के बराबर हो गया ना एंगल, 180 के बराबर हो गया, तो इसीलिए ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कब? दोनों के बीच में एंगल जब 180 डिग्रीज होगा, और पैरेलल कब? जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्रीज होगा। आप इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये कहा कि दोनों के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा, है ना, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना होगा। सिमिलरली मानो कि मैंने ए को यहाँ पे रखा है और इसका टेल ये रहा, और बी के टेल से मैंने इधर पे खींच दिया, तो अब भी आपको दोनों के टेल के बीच में भी एंगल आपको 180 डिग्रीज मिलेगा। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो एंटी पैरेलल पैरेलल हो गया। अब आओ लेट्स से नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मानो कि ये ए वेक्टर है, आपको ऐसा लिखा हुआ है।
अगर आपको बी वेक्टर कुछ कहा जाता है कि इट इज माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, बस इसका ऑपोजिट, तो बी वेक्टर जो है बराबर, लेंथ एकदम बराबर रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आपको अगर बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहा हुआ है, तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर, जो इसका लेंथ ऑफ एरो है वो एकदम ए वेक्टर के लेंथ के बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या है, बस ऑपोजिट हो जाएगा। इतना याद रखो। ठीक है, इसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझो, बहुत लाइफ सिंपल हो जाएगी। देखो, यूनिट वेक्टर, यूनिट से क्या समझते हो अभी? 1. हाँ, यूनिट का मतलब 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर मतलब अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, मैग्नीट्यूड एज यूनिटी। तो मानो कि अगर एक, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी, जैसे कि अगर एक वेक्टर, हमने पहले कोई एक वेक्टर है तो फिर उसको कैपिटल लेटर ए उसके ऊपर बार लिखा था ना, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर ए और उसके ऊपर एक ऐसा ऊपर का सिंबल लगाएंगे और इसको हम लोग कहेंगे ए कैप। ठीक है, ए कैप। अगर ऐसा है तो हम इसे कहेंगे बी कैप। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इसको स्मॉल लेटर ऊपर कैप भी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डिपेंड कैसा क्या हो रहा है, बट जनरली ये चीज फॉलो नहीं होती है, हम लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। ओके, तो नोटेशन मैंने बता दिया। अब देखो, अगर कोई एक वेक्टर आपको पता है ए वेक्टर, तो आपको ये पूछा जाए कि ए वेक्टर के डायरेक्शन पे आप यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे? क्या मैंने सवाल कर रखा है? मैंने सवाल रखा है कि आपको पूछा जा रहा है, आपको बताया हुआ है कि ए वेक्टर, आपको बताया हुआ है कि ए वेक्टर क्या है, और आपको पूछा जा रहा है कि उस ए वेक्टर के डायरेक्शन में क्या पूछा जा रहा है, आपको उसको पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर बताओ। ठीक है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे? उसी, आपको बेसिकली यहाँ पे करना होगा, ए कैप निकालना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसी वेक्टर को ले लो और उसको उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको जो ए कैप मिलेगा, दिस विल हैव मैग्नीट्यूड, And direction. मैग्नीट्यूड यूनिटी, मैग्नीट्यूड यूनिटी, मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो है, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन वुड बी, डायरेक्शन वुड बी अलोंग ए कैप। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक यूनिट वेक्टर के पास एक डायरेक्शन तो होता है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझो, एक डायरेक्शन तो होता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है। तो आप 1 पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर का पूरा मैग्नीट्यूड ले लेता है ना, मतलब मैं 1 पे अगर 2 मल्टीप्लाई करूं तो वो 2 बन जाता है, अगर मैं 1 पे 18 मल्टीप्लाई करूं तो वो 18 बन, 1 पे 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 100 बन जाता है। ठीक है, तो मतलब मैं 1 में एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास पहले से ही एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन है, और अगर मैं उसमें कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उतनी मैग्नीट्यूड अक्वायर कर लेगा। समझ रहे हो ये बात कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझो। इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, जैसे कि अगर ये मानो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स आपको, 3 यूनिट वेक्टर्स आपको स्टैंडर्ड है जो याद रखने हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। के आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x axis. Similarly, j cap is a unit vector along y axis. Similarly, k cap is a unit vector along z axis. ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स देखो कितना इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर्स का। ये 3 यूनिट वेक्टर्स ऐसे आपने अब डिफाइन कर दिए हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इनका सबका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो ये आपको एक ऐसे
यूनिट वेक्टर्स हो गए जो कि आपको x का डायरेक्शन बता दे रहे हैं, y का डायरेक्शन बता दे रहे हैं और z का डायरेक्शन बता दे रहे हैं, बट उनका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका मतलब अगर मैं 5 i कैप बोलूं तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा डायरेक्शन। आपको पता चलेगा कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक बॉडी राम जो है वो 5 i कैप यूनिट्स 5 i कैप मीटर्स आगे की डायरेक्शन में बढ़ गया, ठीक है। राम जो है वो 5 i कैप मीटर्स डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से, तो आप क्या बोलोगे? 5 unit on x axis. हाँ, 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि वो राम जो है वो -10 i कैप मीटर मूव करा है, तो आप क्या कहोगे? -10 मैंने अभी आपको बताया ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर आई कैप है तो माइनस आई कैप क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आप कहोगे कि जो बॉडी है वो 10 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर गया है, ठीक है। तो ये आपको ये जितना मैग्नीट्यूड आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे उतना वो मैग्नीट्यूड गेन कर जाएगा। ये है इस यूनिट वेक्टर का स्पेशलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपको बोला गया कि मेरे को 2j कैप अगर आपको मिल रहा है, 2j कैप है, तो आप क्या कहोगे? 2j कैप आपको कह रहा है कि फोर्स जो है वो 2j कैप न्यूटन लग रहा है किसी बॉडी पे, तो आप क्या कहोगे? 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है अलोंग y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे -20j न्यूटन अगर है तो फिर कहेंगे कि 20 न्यूटन अलोंग -y एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन है माइनस। सिमिलरली z एक्सिस पे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए हो। अब हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब मानो कि अब हम 2D में एनालाइज करेंगे, फिर हम इस चीज को जनरलाइज करेंगे 3D में। 2D में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाता है मानो कि 2,5। तो ये ऊपर से ये इस पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ मेरे को। ये आपका ओरिजिन है 0,2 और y एक्सिस पे 5 है ना, ये 0,5 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जो कि पहले मूव कर रहा है O से A तक। मानो कि ये मैंने O कहा हुआ है, ये मैंने A कहा हुआ है और ये मेरा B है। तो मैं कह रहा हूँ कि बॉडी मेरा O से A तक मूव करा, फिर मेरा A से लेके P तक गया है, ठीक है। तो फाइनल लोकेशन उसका P हो गया है। वो पहला मेरा O से A तक गया है, फिर A से P चला गया है। तो ये O से P चला गया फाइनली, ठीक है। तो अब देखो इसका एनालाइज करते हैं हम लोग, अभी बताएंगे आपको क्या है इसका एनालिसिस। तो जो OA वेक्टर अगर मैं अभी आपको पूछूं तो मेरे को बताओ OA वेक्टर क्या बताओगे? हाँ, OA वेक्टर क्या बताओगे? सर आई कैप का डायरेक्शन में है, आई कैप के डायरेक्शन में, और कितना मैग्नीट्यूड जा रहा है? 2i कैप। हाँ, तो 2i कैप हो जाएगा इसका। क्लियर है? OA वेक्टर आपको 2i कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 यूनिट्स x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 2i कैप हो गया। सिमिलरली आपको अगर मैं पूछूं AP कैप बताओ कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 5j कैप। 5j कैप कहोगे। वेरी गुड, 5j कैप हो जाएगा। देखो ये कैसे हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको फिर से पहले कहा था कि आप एक वेक्टर को उठा के कहीं से भी कहीं भी रख सकते हो स्पेस में, बट आपको उसका हेड का डायरेक्शन और उसका लेंथ चेंज नहीं करना होगा, है ना। लेंथ का डायरेक्शन चेंज नहीं करना होगा। तो ये जो मैंने AP कैप है, ये जो AP कैप था यहाँ पे, इस AP कैप को उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ ना। मैंने इसका लेंथ चेंज करा है। अगर आपको ये मैं कहूँ, अगर ये मैं कहूँ AP इज इक्वल्स टू OB, कोई ऑब्जेक्शन होगा किसी को? कोई ऑब्जेक्शन होगा किसी को? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो फिर जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेम लेंथ का होगा। तो इसीलिए लेंथ तो मैंने वेक्टर का चेंज नहीं करा, ना ही मैंने अब डायरेक्शन भी चेंज करा है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर क्या है, तो आप भी यही कहोगे कि 5ij कैप है। OB वेक्टर क्या है? 5ij कैप है, बिकॉज वो ओरिजिन से
5 यूनिट्स बी के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। मतलब अगर ओबी वेक्टर आपको बताना है तो आप बोलोगे कि 5 यूनिट्स जे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसीलिए ओबी वेक्टर 5 जे कैप है। एंड बिकॉज ओबी वेक्टर इज इक्वल्स टू एपी वेक्टर, तो इसीलिए ओबी 5 जे कैप हो गया इसमें। हाँ, और एक पॉइंट है, आपको ये याद रख लो, इक्वल वेक्टर्स क्या है, ये मैंने बताया नहीं। इक्वल वेक्टर, यहाँ पे जैसे कि दो वेक्टर्स को मैंने एपी वेक्टर और ओबी वेक्टर को इक्वल बता दिया, तो दो वेक्टर को आप तभी इक्वल बताओगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तभी जाके दो वेक्टर को आप इक्वल बोलोगे। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ए बी और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसीलिए दोनों वेक्टर इक्वल है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर कैसे ऑब्टेन कर रहा है, बॉडी क्या है कि पहले ओ से लेके पी तक गया, फिर ओ से लेके ए तक गया, फिर ए से लेके पी तक गया, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे ओपी वेक्टर हो जाएगा ओ से लेके ए तक जाना पड़ेगा, फिर ए से लेके पी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड किया है, मैं इस पे वापस आऊंगा जब हम लोग एडिशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऐसा मैंने कैसे लिख दिया है, बट अभी के लिए समझो कि ओ से लेके ए तक गया और फिर ए से लेके पी तक गया, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है वेक्टर्स को। ठीक है, तो ये ओए वेक्टर आपका 2i कैप है और एपी वेक्टर आपका 5j कैप है, तो ये आपका ओपी वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। क्या पोजीशन वेक्टर है, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5 और उसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे आपको बताना है कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये ओपी कैप हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा। और वो ओपी वेक्टर आपने कैसे बता दिया कि ये 2i कैप प्लस 5j कैप है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको आपने जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करके उसका लोकेशन बता दिया है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग अब 3D में जनरलाइज करेंगे। ओके, जनरलाइज करने से पहले और एक चीज देख लो, अगर आपको पूछा जाए कि ओपी वेक्टर के डायरेक्शन पे आप यूनिट वेक्टर बताइए, तो आप क्या करेंगे। अभी मैंने कहा है कि अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछा हुआ है तो आप उस वेक्टर को कुछ नहीं, उसके मैग्नीट्यूड के साथ, उसके खुद के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको 2i कैप प्लस 5j कैप को आप ओपी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। बट आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये देखो, अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये ऐसा ट्रायंगल था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए पी का, तो मैं ये कह सकता हूँ ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और ओ ए आपको पता है कि ये 2 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है, तो ये ओपी क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 29 यूनिट्स, है ना, विच इज 29 यूनिट्स। तो ओपी कैप क्या हो जाएगा इस तरीके से, ओपी का मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया कि वो 29 यूनिट्स है, तो ये 2i कैप प्लस 5j कैप और इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब इस चीज को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, अब हम इस चीज को जनरलाइज करेंगे 3D में। मानो कि ये आपका 3D ज्योमेट्री है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका ए बी और सी 3 कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका ये ओरिजिन है, तो ये आपको ओपी वेक्टर बताना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। तो ओपी वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा,
ये होगा जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x के कोऑर्डिनेट को आप i कैप के साथ, y के कोऑर्डिनेट को j कैप के साथ और z के कोऑर्डिनेट को आप k कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सर आपको जेड तो शायद माइनस में आएगा, माइनस सी के कैप होना चाहिए। नहीं 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 माइनस नहीं आएगा, अभी बताते हैं, अभी घबराओ मत, बताते हैं ये कैसे आ गया। देखो देखो जब इसको मैं कह रहा हूं कि ये कैप है तो ये क्या जा रहा है, थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन लगाओ यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन पे ए आई कैप जाएगा वो, ठीक है, इस डायरेक्शन पे ए आई कैप गया, फिर वो वाई डायरेक्शन पे क्या है बी जे कैप जाएगा, फिर वो जेड डायरेक्शन पे थोड़ा सा है सी डायरेक्शन पे सी के कैप जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को लोकेशन इस तरीके से हम लोग बताएंगे, है ना, इस तरीके से जाएगा, पहले वो ए आई कैप आया, फिर बी जे कैप गया, फिर सी के कैप गया आपके ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रिसाइज डायग्राम बना देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये ऐसा गया, पहले वो ओ से ए तक आया, फिर ए से वो बी तक गया, फिर बी से वो पी तक गया। तो ये बी कैप को मैं, ये जो बी जे कैप है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। देखो फिर ये सी कैप, ये रेक्टेंगल बना ना, ये मानो कि मैं क्या इस पॉइंट को सम सी कह देता हूँ, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट, वाई एक्सिस पे पॉइंट है उसको सी कह दिया। तो ये ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल हो गया। सिमिलरली मैं बी पी कैप को, ये जो बी पी कैप है इसको उठा के मैं जेड एक्सिस के अबाउट रख दूं, तो ये जो है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट आपको, जो ये वाला पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है, एग्जैक्टली ओरिजिन के ऑपोजिट वाला कॉर्नर आपका पी पॉइंट है। बाकी जो है वो थोड़ा सा ये मानो कि इस तरीके से है आपका क्यूबॉइड। देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कुछ? तो ये जो क्यूबॉइड का ऑपोजिट पॉइंट है ये आपके ओरिजिन से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात, या फिर थोड़े अच्छे से रीड्रॉ करूं क्या? दिख रहा है तो बताओ, नहीं रीड्रॉ करूंगा। यस सर, समझ आ गया। ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है, बाकी सारा एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है, तो वो कोई एक्स एक्सिस या आपका कोई जेड एक्सिस नेगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे ये वाला। और अगर आपको ओपी कैप के अबाउट इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और आपको अगर ओपी कैप पूछा हुआ है तो आप कहोगे कि ओपी वेक्टर को आप उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करके बता दोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ Yes, तक? sir. क्वेश्चन, यस सर। अब क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि ओके, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट पी के 2,3,5। आपको पोजीशन वेक्टर बताना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। आपको ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर,
आपको और ये भी बताना है कि सर 2 I cap, 3 J cap, 5 K cap. सर यही होगा ना आंसर? हेलो सर। हेलो। क्वेश्चन में बताओ, तो बताओ बहुत पहले सो गया कुछ तो। हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों? यस सर। बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, तो रुको एक बार रीएडजस्ट होने दो सिस्टम को। आई थिंक हाँ अब हो चुका है, तो वापस से आते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस हाँ सर। तो ये हाँ तो ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। सर पहला वाला बन गया। पहला वाला बन गया, क्या है पोजीशन वेक्टर बताओ। सर 2 I cap plus 3 J cap plus 5 K cap. और मैग्नीट्यूड क्या है? सर √38. 38. रूट 38। √38। किसी को दिक्कत है? कहीं पे भी नो ऑब्जेक्शन सर। होगा, समझ में नहीं आया तो फिर पूछो मेरे को कैसे हुआ है। यूनिट वेक्टर क्या कहोगे? So 2 I cap plus 3 J cap plus 5 K cap Five. divided by Divided by √38. √38। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे कोई दिक्कत किसी को प्लीज बताओ, मैं समझा दूंगा कैसे हुआ। ये पहले क्वेश्चन का ही सिंपल एक्सटेंशन था। आगे बढ़े? यस सर। हाँ तो ये क्वेश्चन करो फिर।
ये 3 मूवमेंट्स हैं। बॉडी क्या कर रहा है, ओरिजिन से अपने इनिशियल लोकेशन से ईस्ट मूव करा है 12 मीटर तक, फिर वहां से जहां पहुंचा है वहां से नॉर्थ मूव करा 5 मीटर, फिर वहां से अपवर्ड मूव कर गया 2 मीटर। अब आपको बताना फाइनल पोजीशन वेक्टर। 12 i cap, 5 j cap, 2 k cap. सर 12 i cap 7 j cap. सोचो 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 सोचो, ठीक है करते हैं। 12 i cap 7 j cap. 12 I cap 7 J cap. Sir, 12 I cap 7 J cap. देखो यहाँ कैसे बनेगा मामला। ये मानो ओके, ये मानो आपका ईस्ट है, ये मानो नॉर्थ है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो पहले वो ओरिजिन से ईस्ट गया 12 मीटर, फिर ओरिजिन से 5 मीटर गया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन पे, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन पे 5 मीटर गया, फिर वहां से वो क्या करा, वर्टिकली ऊपर उड़ गया 2 मीटर। अब उसका लोकेशन ये है, मतलब ये लोकेशन आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको 12 एक्स i एक्सिस, cap 5 j cap 2. इसका एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस मानो, तो आपको फाइनल पोजीशन 12 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप आएगा। ठीक है, 3D इमेजिनेशन, 3D इमेजिनेशन। कोई दिक्कत तो आगे बढ़े, नहीं है अगर कोई दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. बढ़े ना आगे, यस सर। ठीक है। Sir, doubt हो. हाँ पूछो। Sir, the 12 i cap है. Sir, इसका हम लोग अगर यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, तो उससे बताइए. क्या क्या क्या, Sir, 12 i cap का यूनिट वेक्टर कैसे? 12 आई कैप का यूनिट वेक्टर, यार 12 मीटर वो ईस्ट के डायरेक्शन पे गया हुआ है ना, तो Yes. ईस्ट को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है और नॉर्थ को मैंने वाई एक्सिस मान लिया है, और जो वर्टिकली अपवर्ड है वो मैंने जेड एक्सिस मान लिया है। Sir, वो नहीं. हाँ, Sir, 12 i cap का यूनिट वेक्टर. 12 आई कैप का यूनिट वेक्टर तो आई कैप हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो 12 आई कैप है और तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 आई कैप का, 12 मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को हटाओ और तो आपको आई कैप मिल जाएगा। तो आई कैप यूनिट वेक्टर है, क्या Sir, दिक्कत है? सारा केस में i cap से 1 से मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर. क्या तो सारे केस में से जो हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उससे वो i cap नहीं आएगा उसका लास्ट. सारे यूनिट वेक्टर्स क्यों आएगा? आप 5 आई कैप 5 जे कैप ले लो, 5 जे कैप अगर लोगे तो आपको यूनिट वेक्टर 5 जे कैप से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 5 डिवाइड करोगे तो आपको जे कैप आएगा ना, तो वाई डायरेक्शन पे आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। सिमिलरली 2 के कैप को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आपको के कैप जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्या डाउट है यार? तो अगर दो वेक्टर एक साथ ले तो 2 वेक्टर एक साथ ले लोगे तो देखो, अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो, 2 वेक्टर को एक साथ ले लिया मैंने, 12 आई कैप और 5 जे कैप को ले लिया है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इस वेक्टर को 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 12/13 आई कैप प्लस 5/13 जे कैप। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप है उसी डायरेक्शन में इतना यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा। ठीक है, यस. ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा इनिशियल लोकेशन था, इनिशियल लोकेशन मानो 1,1,-1 था, और मेरा फाइनल लोकेशन है 2,3,-4। ठीक है, ये इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक गया। तो आपको अब पूछ रहा है कि आप
इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ। इनिशियल पोजीशन वेक्टर के अबाउट यूनिट वेक्टर बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर के अबाउट यूनिट वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अबाउट यूनिट वेक्टर बताओ। सर इनिशियल का होगा पहला वाला में पूरा करो पहले, पूरा करो, बीच में उठ के बहस नहीं, पूरा करो पहले। सारे 6 चीजें निकाल के मेरे को बताओ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सर निकल गया। सारे निकल गए, ठीक है, तो चलो शुरू करो। पहला वाला बताओ क्या है। सर इनिशियल का बता रहा हूँ, आई कैप हाँ। जे कैप माइनस के कैप। हाँ, आर एफ कैप, आर एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। हाँ, यूनिट वेक्टर आर आई का यूनिट वेक्टर, सर इसका होगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 √2। गलत, नहीं √2 नहीं, √1 तो मतलब गलत, वन। गलत, सर √3 गलत। यस आर एफ 2i cap plus 3j cap minus 4k cap divided by √29. सिमिलरली अब बताओ डी क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सर आई कैप टू जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप, गलत, तो minus 3k cap. गलत, सर 3 के कैप। गलत, I cap plus 2j cap minus 3k cap. वेरी गुड, राइट। सर यही चीज तो बोला था। ये यहाँ लिखा हुआ है जो वो बोला हुआ है, तो पहले करेक्ट कर देते अगर जो बोल रहा था गलत लिखा हुआ है मैंने तो। स्क्रीन नहीं देख रहे हो, अपनी नोटबुक में देख देख के बतियाओगे तो फिर कैसे चलेगा। दिस इज द राइट आंसर। कैसे हुआ, कैसे हुआ। आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ये कैसे हुआ। अब फाइनल इस पे थोड़ा, पोजीशन माइनस, हाँ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दिया मैंने, तब जाके ये हुआ। और आपको डी वेक्टर के अबाउट यूनिट वेक्टर, तो मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप को अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा। सर समझ गया। अब देखो यहाँ पे मामला ये क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे और वहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीजें पिकअप करेंगे। देखो ये आपको एक थ्योरम मैं बता रहा हूँ जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम ये कह रहा है कि मानो कि 3 कोप्लेनर वेक्टर है, 3 माइक ऑफ कर लो अभी, 3 कोप्लेनर वेक्टर है और तीनों साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक ऑर्डर भी एक्सप्लेन करता हूँ। 3 कोप्लेनर वेक्टर है और तीनों साइक्लिक ऑर्डर में है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो तीनों वेक्टर का एडिशन
आपको 0 देगा। ये थ्योरम है और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव भी करेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये कैसा हो रहा है। मानो कि ये आपका प्लेन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो ये 3 प्लेनार वेक्टर हो गए। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर मतलब यहाँ देखो, ए का जो हेड है वो बी के टेल से जुड़ा हुआ है, बी का जो हेड है वो सी के टेल से जुड़ा हुआ है, सी का जो हेड है वो ए के टेल से जुड़ा हुआ है। मतलब ये तीनों वेक्टर अपने एक दूसरे के हेड और टेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है, बी का हेड सी के टेल से जुड़ा हुआ है, सी का हेड ए के टेल से जुड़ा हुआ है और ये एक साइक्लिक ऑर्डर में है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, ये इस साइकिल में हम जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए ऐसा जा रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चीज को साइक्लिक ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि तीनों वेक्टर एक दूसरे के हेड और टेल से जुड़े हुए हैं, तब जाके साइक्लिक ऑर्डर हुआ। और कोप्लेनर हुआ क्योंकि ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो तब जाके तीनों वेक्टर का सम जो है वो 0 हो जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। बट अब अगर तुम लोग ये मान रहे हो कि ये ट्रू है, ये थ्योरम है, ये अगर ट्रू है, मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसको हम लोग प्रूव नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट अब जब तुमने ये मान लिया है तब देखो, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये मानो कि फाइनल पोजीशन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका इनिशियल आर आई वेक्टर है और ये आपका फाइनल आर एफ वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आई से लेके एफ तक हुआ है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि ये आर आई वेक्टर, आर एफ वेक्टर और डी वेक्टर तीनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों कोप्लेनार वेक्टर है। ठीक है, बट ये क्या है, ये तीनों साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, बट ये तीनों आर आई, आर एफ और डी साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। बट इनको साइक्लिक ऑर्डर में करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आर एफ वेक्टर को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूं। मतलब मैं सेम मैग्नीट्यूड रख के इसका माइनस आर एफ वेक्टर कर दिया। ठीक है, माइनस आर एफ वेक्टर कर दिया, तो आपको सेम मैग्नीट्यूड आर एफ और ये माइनस आर एफ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द अर्लियर मेंशन्ड थ्योरम, आप क्या करोगे, क्योंकि ये तीनों वेक्टर ऐड आपको माइनस आर एफ कैप प्लस आर आई कैप, आर आई वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अब ये सब साइक्लिक ऑर्डर में है। कैसे साइक्लिक ऑर्डर में, ये इधर की डायरेक्शन से ये इधर घूमता हुआ और ये इधर आ रहा है, पूरे साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब इन तीनों का एडिशन आपको अर्लियर मेंशन्ड थ्योरम के अकॉर्डिंगली 0 हो जाएगा। तो जो डी है वो आपको, डी वेक्टर जो है वो देखो, आपको आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो इसलिए बिकॉज ये थ्योरम ट्रू है, बिकॉज ये थ्योरम ट्रू है, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू कैन से इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वेक्टोरियली अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी मैंने, हुई Yes, या ये sir. नहीं हुई? ठीक है, Okay, क्यों ये फॉर्मूला सही है। अब ये जो चीज है, यहाँ पे 3 वेक्टर्स को मैंने ऐड किया हुआ है, ये थ्योरम क्यों ट्रू है, तो हम ये एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में ये पंगा देखेंगे, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है और फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है। 2 तरीका है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स प्रूव करने का, वो दोनों देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में जाएंगे, जिसमें ए डॉट बी करेंगे, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट में जाएंगे, जिसमें ए क्रॉस बी करेंगे। ठीक है, ये आपको डॉट प्रोडक्ट जब 2 वेक्टर का करते हो तो आपको एक स्केलर मिलता है, इसीलिए आप इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब ए क्रॉस बी करते हैं तो हम लोग को एक वेक्टर मिलता है, तो इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है। ये प्रोडक्ट जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स में ये हम देख लेंगे, और एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में ये दोनों लॉ देखेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा मामला, तो हम लोग चैप्टर कंक्लूड कर देंगे और फिर आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ना इन सबको,
कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में ले आना, ठीक है? हम सब देख तो- लेंगे। यस हाँ पूछो पूछो, कुछ पूछना है? नहीं सर, वो पूछना था सिर्फ बुक के बारे में, सर कौन सा बुक से फॉलो करना। यार कोई भी बुक निकाल लो ना, कोई भी बुकलेट है अगर हमारा तो वो बुकलेट में कर लो, HC वर्मा में दिया हुआ है, HC वर्मा से उठा लो। सर वो नहीं बोल सर, वो हाँ। मतलब जो मैथ्स और जो केमिस्ट्री हम लोग पीछे पढ़ाते थे, उन्होंने हम लोग को एक बुक का लिस्ट दे दिया जिसमें साथ वो जो जितनी बुक है सर ये सब फॉलो करना। क्या Practice क्या करने बुक की। क्या बुक दिया हुआ है मेरे को तुम्हारे पास कौन सी बुक है बताओ? सर अभी तो सर मेरे पास HC वर्मा। हाँ तो HC वर्मा में देखो, HC वर्मा में क्वेश्चन है उसमें से सॉल्व कर लो, क्योंकि सर, जो नहीं है जो नहीं है क्वेश्चन, जो नहीं है बुक तुम्हारा, वो बुक का मैं नाम बताऊंगा तो तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं रहेगा। जो है बुक उसमें से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से निकाल लो, सॉल्व कर लो उसमें से, ठीक है ना? सर समझे बात को? यस सर। हाँ, जिसके पास जो बुक है उसमें देखो, अगर क्वेश्चन है तो लगा डालो, अगर बुक नहीं है तो मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब मैं जो क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ वही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास किताब नहीं है, फिर भी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं जुगड़ रहा, तब जाके मेरे को बोलो सर मेरे पास कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरे को क्वेश्चन दे दो, मैं आपको फोटो निकाल के क्वेश्चन भेज दूंगा, इतना भतेरे क्वेश्चन है मैं आपको भेजता जाऊंगा, ठीक है? पहले आपके पास जो किताबें उनमें से ढूंढ लो, छांट लो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है? चलो ओके आज सर। का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।